आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत अध्याय 2 के संबंध में। अध्याय 2 का नाम है नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 4 है चकबंदी के संबंध में प्रख्यापन तथा विज्ञप्ति। प्रख्यापन यानी घोषणा या डिक्लेरेशन धारा 4 की उपधारा 1 के खंड का में यदि राज्य सरकार की यह राय है कि कोई जिला या उसका भाग चकबंदी क्रियाओं के अधीन लाया जाए तो वह गजट में इस आशय का प्रख्यापन कर सकती है। तदुपरांत किसी प्राधिकारी के लिए जो जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा तदर्थ अधिकृत किया जाए। तो अब साथियों, विज्ञप्ति यानी कि सूचना या नोटिफिकेशन धारा 4 की उपधारा 2 के खंड का में जब राज्य सरकार उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए प्रख्यापन घोषणा डिक्लेरेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में चकबंदी क्रियाएं प्रारंभ करने का निश्चय करे तो वह इस आशय की विज्ञप्ति जारी कर सकती है। धारा 4 की उपधारा 2 के खंड ख में इस प्रकार की प्रत्येक विज्ञप्ति सरकारी गजट और उक्त क्षेत्र के प्रत्येक कटक में प्रकाशित की जाएगी। तो साथियों, धारा 4 को समझने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और इसको विधिवत तरीके से समझते हैं। इससे पहले जो साथियों हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए समझते हैं। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 अध्याय 2 नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन। अध्याय 2 है जिसका नाम है नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन। धारा 4 है चकबंदी के संबंध में प्रख्यापन तथा विज्ञप्ति के संबंध में। जो चकबंदी होती है उसके प्रख्यापन यानी घोषणा डिक्लेरेशन और उसकी विज्ञप्ति यानी कि सूचना नोटिफिकेशन के संबंध में है। तो प्रख्यापन धारा 4 की उपधारा 1 के खंड का यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई जिला या उसका भाग चकबंदी क्रियाओं के अधीन लाया जाए तो वह गजट में इस आशय का प्रख्यापन घोषणा डिक्लेरेशन कर सकती है। तदुपरांत किसी अधिकारी या प्राधिकारी के लिए जो जिला उपसंचालक चकबंदी द्वारा तदर्थ अधिकृत किया जाए। अब विज्ञप्ति को बताया गया है यानी नोटिफिकेशन को बताया गया, सूचना को बताया गया है धारा 4 की उपधारा 2 के खंड का में जब राज्य सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए प्रख्यापन यानी घोषणा डिक्लेरेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में चकबंदी क्रियाएं प्रारंभ करने का निश्चय करे तो वह इस आशय की विज्ञप्ति जारी कर सकती है। धारा 4 की उपधारा 2 के खंड ख में बताया गया है इस प्रकार की प्रत्येक विज्ञप्ति सरकारी गजट और उक्त क्षेत्र के प्रत्येक कटक में प्रकाशित की जाएगी। साथियों, धारा 4 को समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 है विज्ञप्ति कौन जारी कर सकता है। विज्ञप्ति जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को है, परंतु अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपना अधिकार चकबंदी संचालक को सौंप देती है। उसके बाद नंबर 2 है धारा 4 की उपधारा 2 का प्रभाव। जिस दिनांक से विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाती है यानी कि धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत विज्ञप्ति का प्रकाशन हो जाता है, उस दिनांक से जो वाद या कार्रवाइयां सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होती हैं उनका उपशमन हो जाता है, उनको रोक दिया जाता है। उसके बाद नंबर 3 है राजस्व अभिलेखों में अनियमितता। नंबर 3 है राजस्व अभिलेखों में अनियमितता। जब धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत विज्ञप्ति का प्रकाशन हो जाता है तो जो राजस्व में अभिलेख हैं, जो राजस्व के अभिलेख हैं खसरा खतौनी, उनको चकबंदी को सुपुर्द कर दिया जाता है। चकबंदी
उसमें जो अनियमितताएं होती हैं उनको किसी आवेदन या आपत्ति के द्वारा सही करता है। यदि कोई आवेदन आपत्ति नहीं है तो उस अनियमितता को सही मान लिया जाता है। उसके बाद नंबर 4 है धारा 4 तथा धारा 6। धारा 4 के अंतर्गत यानी धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो विज्ञप्ति का प्रकाशन होता है उसको राज्य सरकार धारा 6 के अधीन निरस्त कर सकती है, यानी चकबंदी को कैंसिल कर सकती है धारा 6 के अधीन। उसके बाद नंबर 5 है धारा 4 तथा धारा 49 तथा धारा 52 का संबंध। धारा 4 के अंतर्गत विज्ञप्ति का जब प्रकाशन हो जाता है उसी दिन से धारा 49 प्रभावी हो जाती है और धारा 49 धारा 4 की उपधारा 2 का प्रभाव धारा 52 के प्रकाशन तक बना रहता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 6 है धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन जारी विज्ञप्ति की अवधि। धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो विज्ञप्ति जारी की जाती है उसकी अवधि धारा 52 के प्रकाशन तक रहती है। जब तक धारा 52 का प्रकाशन नहीं हो जाता है तब तक धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत जारी विज्ञप्ति का प्रभाव रहता है। परंतु यदि धारा 6 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाता है तो विज्ञप्ति का प्रभाव धारा 6 के अनुपालन के तो विज्ञप्ति का प्रभाव समाप्त हो जाता है। धारा 6 के अंतर्गत यानी विज्ञप्ति को कैंसिल कर दिया जाता है, राज्य सरकार को अधिकार है। उसके बाद नंबर 7 है चकबंदी संचालक विज्ञप्ति जारी कर सकता है। जैसा कि हमने बताया कि राज्य सरकार को यह अधिकार है कि राज्य सरकार विज्ञप्ति को जारी करे, परंतु राज्य सरकार ने इस अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत अपने प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अपना अधिकार चकबंदी संचालक को सौंप देती है। उसके बाद हम देखते हैं साथियों नंबर 8 है वादों का उपशमन और धारा 4 की उपधारा 2। वादों का उपशमन धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत इस टॉपिक को हम कुछ ऐसे बिंदुओं के आधार पर हम समझेंगे। इसमें यह समझेंगे कि वो कौन से वाद हैं जिनका उपशमन हो जाता है और वो कौन से वाद हैं जिनका उपशमन नहीं होता है। तो साथियों उपशमन का मतलब होता है रोक दिया जाना। तो हम ये समझेंगे कि वादों का उपशमन धारा 4 की उपधारा के अंतर्गत वो कौन से वाद हैं जिनका उपशमन हो जाता है और वो कौन से वाद हैं जिनका उपशमन नहीं होता है। नंबर 8 है वादों का उपशमन तथा धारा 4 की उपधारा 2 किन किन वादों कार्रवाइयों का उपशमन हो सकता है। पहले हम समझेंगे वे कौन से वाद हैं, वे कौन सी कार्रवाइयां हैं जिनका उपशमन हो जाता है। नंबर 1 है एक पक्षीय अज्ञप्ति को निरस्त करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील। जो एक पक्षीय अज्ञप्ति को निरस्त करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील है, इस प्रकार के वाद कार्रवाइयों का उपशमन हो जाता है। नंबर 2 है एक पक्षीय आदेश निरस्त हो जाने पर वाद उपशमित हो जाएगा। जब एक पक्षीय कार्रवाई निरस्त हो जाएगी तो वाद का उपशमन हो जाएगा। नंबर 3 है चकबंदी अधिनियम के अधीन की जाने वाली कार्रवाइयां। चकबंदी अधिनियम के अधीन जो कार्रवाइयां की जाने वाली हैं उस प्रकार के वादों कार्रवाइयों का उपशमन हो जाता है। नंबर 4 है केवल उन्हीं वादों कार्रवाइयों का उपशमन होगा जो धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन जारी विज्ञप्ति की तिथि पर विचाराधीन हो। नंबर 5 है उच्च न्यायालय में विचाराधीन द्वितीय पुनरा आवेदन। नंबर 6 है धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के बाद दाखिल वाद। नंबर 7 है वसीयत के निरस्तीकरण का वाद। यदि कोई वसीयत का निरस्तीकरण का वाद है तो भी उपशमित हो जाएगा। नंबर 8 है शून्य होने के आधार पर विक्रय पत्र के विलोपन का वाद। यानी जो विक्रय पत्र शून्य है उसके विलोपन का कोई वाद है तो वो भी उपशमित हो जाएगा। नंबर 9 है क्षेत्राधिकार का निर्णय। नंबर 10 है राजस्व परिषद के समक्ष विचाराधीन द्वितीय पुनरावेदन।
नंबर 11 है वह वाद जिसमें प्रभावी अनुतोष चकबंदी अधिकारी दे सकते हैं। नंबर 12 है उच्च न्यायालय में विचाराधीन पुनरा आवेदन। नंबर 13 है ऊसर और बंजर से संबंधित वाद। नंबर 14 है आदेश 41 नियम 21 के अधीन पुनरा आवेदन। नंबर 15 है निषेधाज्ञा का वाद। नंबर 16 है बेदखली का वाद। नंबर 17 है समझौते का प्रलेख। नंबर 18 है आंशिक या पूर्ण रूप से सामान्य प्रलेख विशेष पुनरा आवेदन। नंबर 19 है नंबर 20 है प्रतिनिधि के रूप में दर्ज खातेदार के विरुद्ध वाद। नंबर 21 है नामांतरण की कार्रवाई आदि। यदि कोई नामांतरण की कार्रवाई है तो वो भी उसका भी उपशमन हो जाएगा। धारा 4 की उपधारा 2 की विज्ञप्ति होने पर अन्य भी वाद हैं जिनका उपशमन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं धारा 4 की उपधारा 2 किन किन वादों कार्रवाइयों का उपशमन नहीं हो सकता है। पहले हमने जाना कि किन किन वादों कार्रवाइयों का उपशमन हो जाता है। अब हम जानेंगे किन किन वादों कार्रवाइयों का उपशमन नहीं होगा। नंबर 1 है पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र। नंबर 2 है शून्यकरणीय प्रलेखों के विलोपन का वाद। नंबर 3 है अज्ञापक व्यादेश का वाद। नंबर 4 है निष्पादन की कार्रवाई। नंबर 5 है पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र। नंबर 6 संविधान की धारा 226 के अधीन दाखिल लेख याचिका आबादी से संबंधित वाद। जमींदारी विनाश कानून की धारा 122B के अधीन कार्रवाई। नंबर 9 है विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अधीन वाद। संविदा के विशिष्ट पालन का वाद। चकबंदी क्षेत्र के बाहर की भूमि से संबंधित वाद। मेला लगवाने से संबंधित वाद। जमींदारी कानून की धारा 134 से 137 के अधीन कार्रवाई। निर्माण गिराने व्यादेश तथा हानि पूर्ति का वाद। नंबर 15 है प्रतिस्थापन की कार्रवाई का वाद। नंबर 16 है कब्जे का वाद। नंबर 17 है व्यादेश का ऐसा वाद जिसमें स्वात्व का विवाद न हो। नंबर 18 है पट्टा निरस्तीकरण का वाद आदि भी वाद हैं। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 2 के संबंध में। अध्याय 2 का नाम है नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण तथा संशोधन, जिसमें हमने धारा 4 के संबंध में, प्रख्यापन के संबंध में समझा और विज्ञप्ति के संबंध में समझा और इस धारा को स्पष्ट करने के लिए उनके बिंदुओं के संबंध में समझा। और जो हमारा मेन बिंदु था वादों का उपशमन, किन प्रकार के वादों का उपशमन होगा और किन प्रकार के वादों का उपशमन नहीं होगा। तो साथियों हमें पूरा विश्वास कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स जो नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।